नमस्कार देव जी। नमस्कार। आज हम जो बात कर रहे हैं वो कानपुर के दलित पत्रकारों की दास्ता पर कर रहे हैं। हम बातचीत शुरू करें उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि जब पत्रकारिता का जो धर्म है, जो सिखाया जाता है, जो पढ़ाया जाता है कि समाज के आखिरी व्यक्ति, अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति की बात, शोषितों और वंचितों की बात को लिखना, ऐसे में दलित पत्रकारिता अलग से क्यों? इसमें बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप अभी जो भी बड़े अखबार हैं आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। वहां पर जितना भी जो अखबार से जुड़ा हुआ विभाग है, जो जितने भी वहां पर अधिकारी या कर्मचारी हैं या पत्रकार हैं, वहां पर आपको कोई भी दलित नहीं दिखाई देगा। तो जब जो लोग वहां पर हैं ही नहीं तो उनकी आवाज कैसे उठेगी? आमतौर पर उन्हीं मुद्दों को वो उठाया जाता है जो उन समुदायों से संबंधित हैं, जिन समुदायों का अधिकतर लोग उन जिनके अखबार हैं या जो लोग उन अखबार में हैं या चैनल्स में हैं। दलितों की आवाज सही मायने में उठ नहीं पाती है जिस तरह से उठनी चाहिए। न मैं सिर्फ उत्पीड़न की बात नहीं कह रहा हूं। अगर वो कोई कार्यक्रम भी करते हैं तो वो उसको भी जगह नहीं मिलती उन अखबारों में और चैनल्स में। तो अब हमें तकलीफ होती है, मायूस आती है कि यार हम इतना काम कर रहे हैं, हमें कोई नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा। तो सोचते हैं कि चलो भाई अपने ही लोग हमें जाने। इसलिए बहुत सारे लोगों ने दलित समुदाय के लोगों ने अपने अखबार या यूट्यूब चैनल शुरू किए। दूसरा एक और भी है। दो धाराएं हैं भारत में। एक धारा वो है जो वैदिक धर्म के हिसाब से चलती है, एक धारा वो है जो बुद्ध से लेकर के नागार्जुन, कबीर, रविदास और बाबा साहब अम्बेडकर तक आती है। तो ये विचारधाराओं की जंग है। उन अखबारों में हमारी विचारधारा पर बात नहीं होती। हमारे हो सकता है कि कोई घटना घटे, वो तकलीफ आ सकती है उसमें, या हम कोई कार्यक्रम करें उसको जगह भी मिल सकती है, लेकिन हमारी विचारधारा की बात उसमें नहीं आती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही है कि सत्ता परिवर्तन हमारा लक्ष्य नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन हमारा लक्ष्य है। और व्यवस्था उसकी ही चलती है जिसकी विचारधारा चलती है। तो हमारी लड़ाई विचारधारा की है। इसलिए अपनी विचारधारा के फैलाव के लिए हमें आवश्यक है कि हम अपनी पत्रिकाएं चलाएं। विचारधारा की अभिव्यक्ति की जो बात है, उसमें तमाम धर्म हो या तमाम जातियां हो, अपनी वैचारिक अभिव्यक्ति के लिए अपने संगठन, अपनी सामूहिकता, अपने समूह और कई बार अपने अपने पत्राचार, अपनी पत्रिकाएं भी निकालती हैं। जातियों की बात हो, चाहे आप ये जैन पत्रकारिता और अलग अलग, लेकिन जो दलित पत्रकारिता है उसके भी आयाम काफी विविध है। तो मेरा दूसरा प्रश्न जो है वो ये है कि दलित पत्रकारिता में सिर्फ दलितों की आवाज होती है या उसमें भी जो सामूहिक पत्रकारिता में शोषितों वंचितों की बात है, यदि कोई शोषित हुआ व्यक्ति दलित नहीं है तो उसकी बात भी दलित पत्रकारिता के आईने में आती है, उसमें आप लिखते हैं इस पर? देखिए यहाँ पर क्या है कि वैसे तो दलित का मतलब कोई जाति नहीं है, दलित का तो मतलब कमजोर है, लेकिन यहाँ पर दलित का संदर्भ जाति से लिया जाता है। जैसे एक बहुजन शब्द है, गौतम बुद्ध के समय से बहुजन शब्द चला आया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। ये गौतम बुद्ध का शब्द है, उनका दिया विचार है। बहुजन, बहुजन का मतलब तो बहुत जन है। बहुजन का मतलब बहुत लोग हैं। बहुजन का मतलब कोई एक वर्ग नहीं, जातियों का वर्ग नहीं है, बल्कि लोगों का समूह है, ना कि वो जातियों का समूह है। लेकिन वो बहुजन शब्द चपक गया एक जाति विशेष के लोगों पर। जैसे कि वर्तमान में 85% का जो समुदाय है जिसको दलित, पिछड़ा, आदिवासी और अल्पसंख्यक बोल रहे हैं। तो लेकिन हमारे यहाँ शब्दों का खेल बहुत ज्यादा है। हम जिसको दलित शब्द बोल रहे हैं तो अपर कास्ट का या दूसरी जाति का व्यक्ति या दूसरे धर्म का व्यक्ति वो अपने आप को दलित नहीं मानेगा। कमजोर होने के बावजूद वो निर्धन मानेगा, वो अपने आप को दलित नहीं मानेगा। जब हम दलित शब्द की बात कर रहे हैं तो हम दलित का मतलब एक जाति वर्ग की बात कर रहे हैं, एक विशेष जाति वर्ग को हम इंडिकेट कर रहे हैं। तो दलित का मतलब फिर हुआ उन्हीं जातियों के लोग जिनको दलितों में गिना जाता है। तो उन्हीं की आवाज जो नहीं उठ पा रही है या उनका जो इतिहास है वो लोगों तक पहुंचे, इसी के लिए आवश्यकता है कि दलितों को अपने अखबार और पत्र चैनल चलाने की जरूरत पड़ी। जो पत्रकारिता की मूल धारा आज है उसमें दलित समाज को नहीं रखा गया है, तो इस पर कोई किस्सा, कोई संस्मरण आपका कुछ याद हो, कुछ बात अगर आप कहना चाहे इंडस्ट्री के अंदर की जो बात? मैं एक बात बता सकता हूँ। मेरा एक बहुत पुराने साथी थे, आंदोलन में थे, मुकुल उनका नाम था, मुकेश कुमार ब्रह्म मुकुल। अब वो इस दुनिया में नहीं है। उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं आरजे बनूं।
किसी चैनल में मुझे जगह मिले और मैं आरजे बनूं। तो वो उन्होंने कोर्स किया एमएसएमई से, और पत्रकारिता का उस समय कोर्स कराया जा रहा था एमएसएमई में। और अजय पत्रकार कानपुर के काफी प्रसिद्ध पत्रकार हैं। चैनल की दुनिया जब कानपुर में शुरू हुई है तो अजय पत्रकार का नाम, और अजय पत्रकार ही वहां पर जाते थे उन युवाओं को क्लास लेने के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए। और अजय पत्रकार ने खुद मुझे कई बार कहा कि देव जी, मुकुल का सिलेक्शन सिर्फ इस वजह से नहीं हो पाया कि वो दलित जाति का था। कहने मैंने खुद कई जगह बात की, लेकिन उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम उनको चांस नहीं देंगे। ये मैं अजय पत्रकार की बयानी बता रहा हूं, मैं अपनी बात जुबान से नहीं बता रहा, ये उन्होंने खुद कहा मुझे कई बार। मेरे एक मित्र हैं भोपाल में, और वहां का एक बड़ा अखबार है, सांध्य दैनिक है, भोपाल टाइम्स शायद उसका नाम है, भोपाल सांध्य दैनिक। देवेश कल्याणी उनका नाम है। वो एक अखबार में सब एडिटर हैं, बड़ा अखबार है, वो दलित समुदाय से हैं। मैंने उनसे पूछा जब मेरी मुलाकात हुई कि आप यहाँ पर हैं और आपकी जगह बनी हुई है यहाँ पर, कि कह रहे हैं कि इसके लिए कुछ मुझे कुर्बानियां देनी पड़ी। मैंने क्या? उन्होंने कहा कि देखिए, हम यहाँ टिक नहीं सकते क्योंकि जातिवाद पत्रकारिता में भी बहुत ज्यादा हावी है, मीडिया में। उन्होंने कहा कि मैं, जो बाकी स्टाफ है अखबार का जुड़ा हुआ, जो जिसमें सो कॉल बड़ी जातियां हैं, वो जितना काम करती हैं मैं उनसे दुगना काम करता हूं, और जितनी वो सैलरी लेती हैं मैं उनसे आधी सैलरी लेता हूं। इसलिए व्यापारी, चूंकि वही व्यापार से लोग जुड़े हुए हैं, तो वो इसलिए मुझे यहां पर रखे हुए हैं क्योंकि मैं काम ज्यादा कर रहा हूं और सैलरी कम ले रहा हूं। तो ये दो उदाहरण मैंने आपके सामने दिए। देव जी, 2001 में आपने भी जय भीम जय समाज, एक जय भीम बुलेटिन नाम से अपना बिल्कुल। तो ये आपका पहला? हाँ, ये मेरा पहला बुलेटिन था। उस समय रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया मुझे सब नहीं मालूम थी, लेकिन चूंकि मेरे अंदर एक विचार कौन रहा था कि मैं अपनी बात को अपने समुदाय के लोगों के बीच में पहुंचाऊं, जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो विचार है, जो बुद्ध का विचार है, और जो हमारी तकलीफें हैं कम से कम हमारे लोगों तक पहुंचे, या हमारे जो खास लोग हैं जिन्होंने समुदाय के लिए काम किया, इनका भी इतिहास कहीं ना कहीं जिंदा रहे। इसलिए हमने जय भीम बुलेटिन के नाम से 2001 में 28 अक्टूबर 2001 को हमने उसका इनॉग्रेशन यही कानपुर में किया। मैं ये जरूर कहूंगा कि 2008 से लेकर 2016 तक वो अखबार चला, और कानपुर में जो भी आंदोलन से संबंधित कार्यक्रम होते थे हम उसको कवर करते थे। कोई कहीं उत्पीड़न हुआ, उन घटनाओं को हम लोग कवर करते थे। तो मेरा जो जय भीम जय समाज निकालने का जो उद्देश्य था, उसमें आमतौर पर मैं जो कार्यकर्ता काम कर रहे थे, या जो एक बुजुर्ग पीढ़ी थी जो जा रही थी, या कुछ लोग जो जा चुके थे, मेरा जो था विशेषकर जय भीम जय समाज में मैंने उस इतिहास को संरक्षित करने की दिशा में ज़्यादा काम किया है, और एक दर्शन, एक विचार देने की कोशिश की है कि हमें अगर इन समुदायों का भला करना है, क्योंकि दलितों में भी कई बार तमाम तरीके की विडंबनाएं हैं, आपस में भी कुछ ऊंचा नीच का भाव है, तो इसलिए हमें सबसे नीचे का जो व्यक्ति है, इस समुदाय में भी जो सबसे नीचे का व्यक्ति है, हमें उसको उठाने की कोशिश करना चाहिए। जब हम उसको उठाएंगे तो सारा समुदाय उठेगा। यही मैं उसमें विशेषकर संदेश देने की कोशिश। इतिहास संरक्षण, संस्मरण और वैचारिक अभिव्यक्ति, ये इस तरीके का उद्देश्य है। आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, कानपुर में दलित पत्रकारिता को लेकर के क्या आयाम रहे हैं, और किन किन पत्रकारों ने, जैसे कि के नाथ जी का एक नाम आता है, बिल्कुल 1981 में उद्धारिका पत्रिका, उनके संबंध में और उद्धारिका पत्रिका के संबंध में अगर आप जो जानकारी रखते हो साझा करें। अच्छा, के नाथ जी की पत्रिका उद्धारिका 81 में शुरू हुई है, लेकिन कानपुर में 70 के दशक में इस चीज़ को लेकर के जो एक शिक्षित वर्ग निकल करके आया दलितों में, उनमें ये बात थी कि हम शुरू करें, है ना। और वैसे तो मैं बताऊंगा कि कानपुर में 30 के आसपास स्वामी अच्युतानंद का भी अखबार चलता था, आदि हिंदू। उस जो कानपुर में 70 के दशक में पत्रिका शुरू हुई, उसका नाम था निर्णय, और उसको कुछ बढ़े हुए कार्यकर्ताओं ने
उसको शुरू किया था। उसमें डॉक्टर नंदूराम और डॉक्टर कमल भारती, राहुला नंबावडेकर, मिस्टर राय और राजेंद्र प्रसाद, इन 4 लोगों ने मिल करके उस पत्रिका को शुरू किया। उसके बाद निर्णय शब्द को ले करके थोड़ा सा टेक्निकल आने प्रॉब्लम है कि निर्णय क्योंकि संबंध कोर्ट से है तो आप निर्णय शब्द पत्रिका का नहीं रख सकते, तो बाद में उसको बदल करके उसका नाम निर्णायक भीम कर दिया गया। और फिर निर्णायक भीम पत्रिका को आर कमल, ये कानपुर के पुराने अम्बेडकरवादियों में थे, उन्होंने आर कमल ने फिर इस पत्रिका को 1978 में नए नाम के साथ इसको शुरू किया। पत्रिका सुरक्षित और संरक्षित रही क्या? ये मेरे पास मुझे एक पत्रिका कहीं से मेरे पास ये है, ये देखिए निर्णय के नाम से ही है ये वाली पुरानी। हाँ, ये दिखाएं 1975 देखिए इसमें लिखा हुआ है निर्णय, और ऊपर ये निर्णय के नाम से है। ठीक है, फिर ये बाद में देखिए एक ये निर्णायक भीम के नाम से भी पत्रिका एक अंक मेरे पास पड़ा हुआ है। ये 79 का है, अप्रैल 1979 की है। अप्रैल 1979 की है। और अभी जो मैंने ये किताब अभी लिखी है, एक ये मेरी किताब है जय भीम क्रांति, ये मैंने पिछले साल 6 दिसंबर में इस किताब को निकाला था। तो इस किताब में जिक्र इस बात का है कि कानपुर में बाबा साहब अम्बेडकर कब आए थे, और क्योंकि यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर आए थे लेकिन उसका कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं वर्तमान में लोगों को नहीं मालूम था। तो मैं यही मेरी खोज चल रही थी, तो उस खोज के तहत मैंने काफ़ी कुछ लोगों के इंटरव्यू के आधार पर किया। लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज़ मुझे निर्णायक भीम पत्रिका में मिली कि बाबा साहब अम्बेडकर का 29 जनवरी 1944 वो तारीख थी जब बाबा साहब अम्बेडकर आए थे, और परेड में बहुत बड़ी सभा हुई थी। उस सभा में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भाषण दिया था वो भाषण निर्णायक भीम पत्रिका में छपा हुआ है ना। तो मैंने उसी से कॉपी, मतलब उसका ही पूरा इसमें, और मैंने साभार लिखा भी है कि निर्णायक भीम पत्रिका में बाबा साहब ने जो भाषण दिया है कानपुर में वो इसमें है। तो ये काफ़ी बहुत सारे लोगों के पास संरक्षित होगी, मेरे पास भी 2 कॉपियाँ ये रखी हुई है। नाथ जी के बारे में आप कह रहे थे, जय भीम और भीम पत्रिका के बारे में, उद्धारिका पत्रिका भी उन्होंने निकाली। हाँ, उद्धारिका केनाथ जी ने 81 में निकाली है। और इसके अलावा केनाथ जी के साथ भी मेरा जुड़ाव, स्क्रीन पर केनाथ जी के साथ भी जो मेरा जुड़ाव है वो 99 और 2000 में ही हुआ। हाँ। तो ये भीम पत्रिका के बाद जो है 81 में अलग से उद्धारिका पत्रिका निकालने की नहीं, एक और अभी एक छूटा जा रहा है, एक पत्रिका और है, ये है देखिए, इसकी तारीख पड़ी हुई है 78 का। एक ये अखबार और है 78 का, मर्यादा के नाम से। किसके संपादक? ये इसके संपादक थे शिव शंकर लाल विशारद। नहीं, उस पर हम आएंगे। हम ये पूछ रहे थे, सवाल ये था कि उद्धारिका पत्रिका अलग से निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी भीम पत्रिका जब चल रही थी? नहीं, मुझे लगता है कि उस समय तक जब केनाथ जी ने शुरू किया, वो ऐसा भी होता है कि हर व्यक्ति अपने तरह से काम करना चाहता है। उनको भी लगा होगा कि मैं भी अपनी पत्रिका निकालूं, तो इसलिए उन्होंने उद्धारिका के नाम से ये पत्रिका निकाली। उसका विस्तार है, वो किसी का विरोध नहीं, वो विस्तार है। तो काफ़ी सर्कुलेशन था क्योंकि वो ऑल इंडिया बेस पर था, माझी जनता, और वो ढोरे साहब, शालिग्राम ढोरे उनका नाम था, जो कि इसके संपादक थे। तो मराठी अंक वहाँ से निकलता था नागपुर से, और उसका जो हिंदी अंक था वो कानपुर से निकलता था। फिर इसके बाद केनाथ जी ने बयान पत्रिका के लिए किया, जिसके संपादक मोहनदास मिश्र आए थे, और बयान पत्रिका के लिए भी कानपुर से सहयोग भी गया, और कानपुर में पत्रिका आती थी, और उसको भी वितरण का काम, जो वितरण का और लेखन का काफ़ी हद तक काम केनाथ जी ही किया करते थे। कुछ कॉपियाँ मेरे पास थी तो मैं आपको दिखाने के लिए ले आया। ये मर्यादा की 2-3 कॉपियाँ हैं। एक अखबार का जिक्र छूट गया, एक अखबार कानपुर में निकलता था, ये देखिए, एक ये आदि हिंदू है,
ये स्वामी अच्युतानंद का अखबार था। ये उसका एक वार्षिक कैलेंडर 1933 में निकला है, 37 का ये वार्षिक कैलेंडर है उनका। एक अखबार कानपुर में और निकलता था 50 के दशक में, सावधान के नाम से, दलितों में, और उसके जो संपादक थे उनका नाम था रामलाल सोनकर, और वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो थी, बाबा साहब अम्बेडकर का जो संगठन था, तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के कानपुर के अध्यक्ष थे रामलाल सोनकर जी। उनके द्वारा अखबार वो निकलता था सावधान के नाम से। उसकी प्रतियां मुझे बहुत सारे बाद में अभी कहीं ना कहीं से नेट से के थ्रू कहीं बड़ी रिसर्च में एक दो प्रतियां हुई, उसका फोटो स्टेट हमें मिली है।